नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राहुल गांधी नेता विपक्ष बन गए हैं। अपने पहले ही भाषण में राहुल गांधी ने स्पीकर का स्वागत करते हुए चेता भी दिया कि सदन में विपक्ष की आवाज दबाना लोकतांत्रिक सोच के खिलाफ है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि सदन को चलाने के नाम पर, कुशलता पूर्वक चलाने के नाम पर लोकतंत्र का गला नहीं घोटा जा सकता है। उनके कहने का मतलब था कि सदन में बिना बहस के, बिना विचार विमर्श के सांसदों को निलंबित कर कानून पास करा देना और रिकॉर्ड में डेटा दिखाना कि संसद का काम बेहतर हुआ है या लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। नियम है कि जब कोई स्पीकर चुना जाता है तब सदन का नेता और नेता विपक्ष उन्हें उनके आसन तक छोड़ने जाते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर को आसन तक छोड़ा और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने हाथ भी मिलाया। ऐसी तस्वीरें भी 10 साल में दुर्लभ हो गई थीं। देश की महान जनता ने सुलभ करा दी है। मोदी के फ्रेम में राहुल गांधी आ ही गए। ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने के बाद राहुल गांधी ने उनके स्वागत में भाषण दिया। उसका छोटा सा हिस्सा आप सुनिए। Speaker sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker sir, that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the constitution of India. भारत के इतिहास में कब 140 सांसद दोनों सदनों से निलंबित किए गए? इतनी बड़ी संख्या में निलंबन के बीच भारतीय साक्ष्य संहिता, भारतीय न्याय संहिता का कानून पास कर दिया गया। नेता विपक्ष ने पहले ही दिन स्पीकर और सदन को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा दिया। एक दिन पहले राहुल गांधी डिप्टी स्पीकर के मसले पर लोकसभा से बाहर आ रहे थे, तब नीली पैंट और सफेद टी-शर्ट में थे। आज उन्होंने कुर्ता पजामा धारण कर लिया। पूरे चुनाव में राहुल ने कुर्ता पाजामा नहीं पहना। लगता है राहुल भी नेता की तरह, खासकर नेता विपक्ष की तरह दिखने की तैयारी से आए थे। राहुल गांधी का नेता विपक्ष बनना एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना है, लोकतंत्र के लिए भी, संसदीय प्रणाली के लिए भी और विपक्ष के बीच उनके लिए बनती हुई सहमति के हिसाब से भी। उनका नेता विपक्ष चुना जाना बता रहा है कि अब विपक्ष के तमाम दलों को राहुल गांधी से कोई आपत्ति नहीं रही। यह राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन के लिए बहुत बड़ी घटना है। 10 साल में पहली बार कोई नेता विपक्ष बन रहा है। You, Speaker sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I am confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. 2014 के बाद यह पहली बार होगा जब लोकसभा में नेता विपक्ष होगा। क्या आपको पता है कि भारत के संसदीय इतिहास में पहले नेता विपक्ष कौन हुए? राम सुभाग सिंह बक्सर से सांसद थे।
नवंबर 1969 में जब कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ, तब कांग्रेस पार्टी अपोजिशन के 60 सदस्यों को विपक्षी दल की मान्यता मिली और राम सुभाग सिंह नेता विपक्ष बने। लेकिन 1977 में जब कांग्रेस हार गई मगर दूसरी बड़ी पार्टी बनी, तब कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले नेता विपक्ष बने यशवंत राव चव्हाण। उनके बाद सीएम स्टीफन नेता विपक्ष बने थे। पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का नाम तक नहीं लिया। गोदी मीडिया के एक बहुत खराब चैनल से इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया, कौन राहुल, जबकि उनके ही कार्यकाल में राहुल गांधी 10 साल से विपक्ष के एक सांसद रहे हैं। राजनीति में भले राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से जूनियर हों, लेकिन लोकसभा में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से 10 साल सीनियर हैं। राहुल गांधी 2004 में पहली बार अमेठी से सांसद बन गए थे। प्रधानमंत्री मोदी 2014 में पहली बार सांसद बने। राहुल 20 साल से सांसद हैं, मोदी 10 साल से। तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने उस खराब चैनल से कहा, कौन राहुल, और एंकर हंस रहे थे। यही नहीं, कभी शहजादा कहा तो कभी युवराज तो कभी कुछ और। अब वही कौन राहुल उनके सामने नेता विपक्ष होंगे, जिसे संवैधानिक पद माना जाता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। नेता विपक्ष का संसद में अपना कमरा होता है और विधायी कार्यों के लिए उसे स्टाफ दिया जाता है। उसकी सैलरी एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होती है। लोकसभा में उसकी सीट डिप्टी स्पीकर के बगल में होती है और राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय वो आगे की सीट पर बिठाया जाता है। Honorable CPP Chairperson wrote a letter to the four-time Speaker Bhartwari Mahtab informing the decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. Other office bearers will be decided later. राजनीति में केवल विनम्रता ही कीमत नहीं चुकाती है, अहंकार भी कीमत चुकाता है। सवाल है कि क्या अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को शहजादा ही कहेंगे? 10 साल तक जिस नेता ने नेता विपक्ष का सामना नहीं किया, उस नेता के लिए अब यह पहली बार होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी पहली बार नेता विपक्ष का सामना करेंगे। हम इस वीडियो में नेता विपक्ष की भूमिका की भी बात करेंगे, उसके बाद शैडो कैबिनेट की भी, और साथ ही 2023 के साल में किस तरह से राहुल गांधी को सदन से निकलवाया गया उसकी भी बात करेंगे। 2006 का लाल कृष्ण आडवाणी का एक बयान है, आपको मीडिया में मिल जाएगा। जब उन्हें नेता विपक्ष बनाया गया था, तब उन्होंने एक बात कही थी कि ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में नेता विपक्ष शैडो प्रधानमंत्री माना जाता है। छाया प्रधानमंत्री हिंदी में आप कह सकते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको ब्रिटेन की लेबर पार्टी की वेबसाइट दिखाना चाहते हैं, जो वहां की विपक्षी पार्टी है। यहां पूरी की पूरी शैडो कैबिनेट आपको मिल जाएगी। लेबर पार्टी के नेता केर स्टारमर को शैडो प्रधानमंत्री लिखा गया है और शैडो कैबिनेट के बाकी मंत्रियों की तस्वीरें, उनका परिचय यहां लगाया गया है। यह समझना बहुत जरूरी है कि संसदीय व्यवस्था में यह मानकर ही चला जाता है कि जो नेता विपक्ष होता है वह किसी भी समय सरकार बनाने के लिए तैयार रहता है और तत्पर भी रहता है। सदन में जो नेता विपक्ष होता है उसे भी इस नजर से देखा जाता है कि वह सरकार पर केवल दबाव नहीं बनाएगा, बल्कि नियमों का इस तरह से इस्तेमाल कर उसे गिरा सकता है और अवसर आने पर अपनी सरकार बना सकता है। किसी भी संसदीय व्यवस्था में यह मानकर चला जाता है जो विपक्ष में है वह भी सत्ता का दावेदार है। मैं ये किताब पढ़ रहा था, 2009 का संस्करण है मेरे पास। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसमें प्रस्तावना लिखी है। पीडीटी आचार्य इसके संपादक हैं। एमएन कौल और एसएल शक्धर की यह किताब है, जिसका पहला संस्करण 1968 में छपा था। इसमें संसदीय व्यवस्था के नियमों, प्रावधानों और परंपराओं के बारे में ठीक ठीक जानकारी दी गई है। इसके पेज नंबर 148 से लेकर 150 तक में नेता विपक्ष के बारे में लिखा गया है। कहा गया है कि नेता विपक्ष से उम्मीद की जाती है कि वह राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर सोच समझकर बोलेगा, अपने शब्दों का चयन ठीक से करेगा। वह सदन में तो आलोचना कर सकता है और सदन के बाहर भी, लेकिन विदेशों में उसे अपने शब्दों को नियंत्रित रखना होगा। राहुल गांधी नेता विपक्ष के पद पर विपक्ष की आवाज तो होंगे ही, लेकिन इसी के साथ वे व्यवस्था का भी हिस्सा बन जाते हैं।
तो नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी की जिम्मेदारियां यहां से बदल जाएंगी। वे सदन के भीतर और बाहर सरकार के घोर आलोचक होंगे, लेकिन विदेशों में शायद वे खुलकर वो बातें न कह पाएं जो देश के भीतर कह सकते हैं। वैसे राहुल गांधी ने विदेशों में हमेशा यह बात कही है कि भारत के लोकतंत्र का जो भी संकट है उसकी लड़ाई भारत में लड़ी जाएगी, भारत के लोग लड़ेंगे। यह भारत की समस्या है, ना कि किसी दूसरे देश की। नेता विपक्ष का काम अब से यह भी हो जाएगा कि वह जनता के बीच रहे, जनता की पीड़ा को समझे और उसकी बात सदन और सरकार के सामने मुखरता से रखे। नेता विपक्ष के पद के लिए राहुल गांधी की घोषणा से पहले ही 25 जून की शाम उनका एक वीडियो भी आया। उसमें राहुल गांधी वही सब करते देखे जा सकते हैं जो उनसे नेता विपक्ष के रूप में उम्मीद की जाएगी। लक्षद्वीप के कांग्रेस के प्रतिनिधियों से वे बैठक कर रहे हैं, अधिकारी और जमीन के अतिक्रमण पर बात कर रहे हैं। उसके पहले उन्होंने राजकोट में गेमिंग सेंटर में आग की घटना के पीड़ितों से भी बात की थी। आज कांग्रेस ने राजकोट बंद का आयोजन किया था। And another reason. And who is grabbing this land? For the corporates, sir. For the corporates. For the corporates. Who? Gujarat-based mafia. Gujarat-based. So all Gujarati corporates. Yeah. Are they taking it on lease or what? Are they just taking it outright? No. Freehold. Without any compensation. They are grabbing the land from the residents. In the name of the tourism and the 5 more major islands, it is done in the name of tourism. We are not opposing the tourism development. नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी से उम्मीद की जाती है कि वे बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के अधिकारों पर तेज नजर रखेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे। इस समय राहुल गांधी की एक बात को लेकर सही आलोचना हो रही है कि वे बाकी चीजों पर तो बोल रहे हैं, लेकिन मॉब लिंचिंग पर नहीं बोल रहे। मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हो रही है, उस पर राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं। नेता विपक्ष के पद पर पहुंचकर राहुल पर अब सबकी इसी तरह की नजर होगी, जनता से लेकर पत्रकारों और पत्रकारों से लेकर बुद्धिजीवियों तक की, कि नेता विपक्ष किस बात पर चुप रह गए और किस बात पर बोल रहे हैं। संसदीय व्यवस्था इस बात पर टिकी होती है कि सत्ता और विपक्ष एक दूसरे को कितना सहते हैं। एमएन कौल और एसएल शक्दर की किताब में एक वाक्य लिखा है कि अगर नेता विपक्ष प्रधानमंत्री को काम करने देगा तो प्रधानमंत्री भी उसे विरोध करने की छूट देंगे। यह भी लिखा है कि विदेश मामलों और रक्षा मामलों में प्रधानमंत्री से उम्मीद की जाती है कि प्रधानमंत्री नेता विपक्ष से सलाह मशवरा करेंगे। यह भी लिखा है कि प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष जहां तक संभव हो सकेगा एक दूसरे की सुविधा के अनुसार मिलते रहेंगे। क्या नरेंद्र मोदी कभी ऐसा कर पाएंगे? यह इम्तिहान उनका भी है कि वे लोकतंत्र में नेता विपक्ष के साथ किस तरह से बर्ताव करते हैं, संवाद करते हैं। इस चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी की स्थिति अजीब सी हो गई है। ऐसा लग रहा है कि एमए में पहुंच गए हैं, मगर उन्हें फिर से मैट्रिक का पाठ पढ़ना पड़ रहा है। अगर मोदी को बदलना होगा तो राहुल को भी बदलना होगा। वे राष्ट्रीय संकटों या बाहरी हमलों के वक्त सरकार की आलोचना तो कर सकते हैं, मगर उन्हें सरकार के साथ भी नजर आना होगा। नेता विपक्ष अहम मुद्दों पर लोकसभा में बहस की मांग कर सकता है। स्पीकर को उसकी मांग पर ध्यान देना ही होगा। नेता विपक्ष का दायित्व भले प्रधानमंत्री की तरह मुश्किल नहीं होता है, लेकिन उसकी भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं होती। अब राहुल गांधी को हर कदम पर जज किया जाएगा कि वे आज क्या करते हैं और कल क्या होना चाहते हैं। इस पद पर राहुल गांधी 10 साल तक लड़ते हुए पहुंचे हैं। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की एक रैली में कह दिया कि इस बार विपक्षी दल की मान्यता नहीं मिलेगी और नेता विपक्ष नहीं होगा। हमने आपको पहले के वीडियो में भी बताया था, फिर से सुन लीजिए। पिछले 3 चरण के मतदानों के रुझान के बाद मुझे बराबर समझ आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि उनके मन में पक्का हो गया है कि कांग्रेस और उसके साथी सब मिलाकर के भी मान्य विपक्ष को जितनी सीटें चाहिए, ऑपोजिशन को जितनी सीटें चाहिए, जो 10% होती है, यानी करीब करीब 50 के ऊपर थोड़ी, लेकिन उनको लग रहा है इतनी भी नहीं आएगी।
क्या वाकई में 10% का नियम है कि 543 सीटों का 10% जिस दल के पास होगा उसे ही विपक्षी दल की मान्यता दी जाएगी, नेता विपक्ष तभी होगा। मेरे पास तो यही एक किताब है, इसके पेज नंबर 374 से 390 पर जो ब्यौरा दिया गया है उससे तो यही लगता है कि 10% का नियम अब अस्तित्व में नहीं है। इस किताब में एक बात लिखी गई है कि 3 मार्च 1985 को 10वीं अनुसूची अस्तित्व में आती है। 1988 में प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन होता है, राजनीतिक दलों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया जाता है। यहां से संख्या के आधार पर स्पीकर द्वारा संसदीय दल और समूह की मान्यता का कॉन्सेप्ट बदल जाता है, ये इस किताब में लिखा है। उसके बाद से 10% का नियम समाप्त हो गया। 10वीं अनुसूची का संबंध राजनीतिक दलों के पंजीकरण और मान्यता से है। अब यह अधिकार चुनाव आयोग के पास है। दल बदल रोकने के लिए राजनीतिक दल को पहली बार मान्यता इसी 10th शेड्यूल के तहत दी गई। एमएन कॉल और एसएल शक्दर की किताब के पेज नंबर 386 पर लिखा है, यह अंग्रेजी की तस्वीर है मगर मैं इसका अनुवाद हिंदी में पढ़ रहा हूं। संसदीय दलों और समूहों को स्पीकर द्वारा मान्यता देने के जो प्रावधान हैं उनकी व्याख्या के लिए अलग नजरिए की जरूरत होती है। जब से 10वीं अनुसूची वजूद में आई है, यह सारे निर्देश सदन के भीतर के कामकाज तक सिमट कर रह गए हैं, जैसे बहस के दौरान किस दल से कौन बोलेगा, संसदीय समितियों में किस दल से कौन सदस्य होगा, वगैरह वगैरह। इससे साफ हो जाता है कि विपक्षी दल की मान्यता देने का काम अब स्पीकर का नहीं है। आपने देखा भी होगा कि नेता विपक्ष का ऐलान कांग्रेस ने अपनी तरफ से किया। ऐसी कोई भी खबर नहीं आई कि स्पीकर ने कांग्रेस पार्टी को विपक्षी दल की मान्यता दी या नेता विपक्ष की मान्यता दी। तब फिर प्रधानमंत्री मोदी किस 10% के नियम की बात कर रहे हैं? 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन एक्ट पास किया। इसी एक्ट में पहली बार नेता प्रतिपक्ष को परिभाषित किया गया, उसे संवैधानिक मान्यता दी गई, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। उसी के हिसाब से नेता प्रतिपक्ष की सैलरी भी तय कर दी गई। 1977 के अधिनियम में कहीं नहीं लिखा है कि 55 सीटें होंगी तभी नेता प्रतिपक्ष का पद दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता सरकार के बनाए नियम को भी पलट दिया या उसकी परवाह नहीं की। इस संदर्भ में एक और उदाहरण देता हूं। आज के द हिंदू अखबार में यह खबर छपी है, आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने विधानसभा के स्पीकर को पत्र लिखकर खुद को नेता विपक्ष की मान्यता देने की मांग की है। जगन रेड्डी का कहना था कि लोकसभा की परंपरा के अनुसार नेता विपक्ष की मान्यता मिलनी चाहिए उन्हें। उन्होंने कहा कि चर्चा चल रही है कि सदन की सीटों का 10% नहीं होने के कारण वाईएसआरसीपी को नेता विपक्ष का पद नहीं मिलेगा, लेकिन आंध्र प्रदेश विधानसभा के नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि 10% होना अनिवार्य है, ना ही ऐसी कोई परंपरा है। 1984 में लोकसभा में टीडीपी को नेता विपक्ष का पद मिला, जबकि उसे तब 10% सीट नहीं मिली थी। जगन रेड्डी ने लोकसभा में स्पीकर के चुनाव में एनडीए का साथ दिया है। एक बार उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और स्पीकर ओम बिरला से भी पूछना चाहिए कि 10 साल तक नेता विपक्ष का पद किस नियम के तहत खाली रखा गया। यह भी पूछना चाहिए कि पूरे 5 साल तक डिप्टी स्पीकर क्यों नहीं रहा। बहरहाल अब राहुल की भूमिका का मूल्यांकन अलग तरीके से होगा। अब तक कहा जाता था कि राहुल जिम्मेदारियों से भागते रहे हैं, लेकिन राहुल ने नेता विपक्ष की जिम्मेदारी संभाल ली है। यह पद उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। हमेशा ही वे शैडो प्राइम मिनिस्टर की तरह देखे जाएंगे। नेता विपक्ष के रूप में राहुल को एक कुशल सांसद होना पड़ेगा, नियमों की तैयारी और समझ के साथ सदन में आना होगा, रहना पड़ेगा। अपनी सजगता और सक्रियता से सरकार को मात देनी होगी। ब्रिटेन के एक पूर्व प्रधानमंत्री हैरोल्ड मैकमिलन ने कहा था कि मेरी नजर में नेता विपक्ष का पद जैसा कोई मुश्किल पद नहीं है और इस पद का कोई पुरस्कार भी नहीं। हर समय सरकार की आलोचना करनी है, गलती निकालनी है और उसी के साथ साथ अपनी नीति और प्रस्ताव भी विकसित करना है, जबकि उसके पास लागू करने की शक्ति नहीं होती। हमारी जो सरकार की व्यवस्था है उसमें नेता विपक्ष का संसद और देश के प्रति खास दायित्व होता है। 2024 का जनादेश वाकई कमाल का है। 10 साल तक विपक्ष के बारे में कितनी हिकारत से बातें होती रहीं। अखबारों ने विपक्ष को छापना बंद कर दिया। गोदी मीडिया विपक्ष पर ऐसे चिल्लाता था जैसे यही देश का दुश्मन है और लोकतंत्र के लिए खतरा है। जनता ने लोकतंत्र को विपक्ष लौटा दिया है। ऐसा जनादेश दुनिया के इतिहास में कम देखने को मिलता है।
राहुल गांधी की इस सदन से एक फर्जी मामले में सदस्यता चली गई। गुजरात कोर्ट से फैसला आते ही 24 घंटे के भीतर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने नहीं दिया गया। उन्होंने नोटिस मिलते ही अपना मकान खाली कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी। अब संसदीय व्यवस्था में उनकी हैसियत और स्थिति बदल गई है। जैसा कि राहुल कहते हैं, उनकी छवि बर्बाद करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। आज वो सारा पैसा और समय पानी में बह गया। इस काम में दिन रात पप्पू पप्पू करने वाले गोदी एंकर इतिहास में जब याद किए जाएंगे तो उनकी कुर्सी के नीचे से केवल खून से सना कीचड़ मिलेगा। वो खून लोकतंत्र का होगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।